हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं मेरे भाई। स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान सेट 1 2025 346 जेएस पेपर का क्या करेंगे, फुल सोल्यूशन करने वाले हैं मेरे भाई। फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। इसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हू बहू मेरे भाई मिलने वाले हैं। जैसा कि मैं 2025 के अनसॉल्व पेपर की सीरीज करा रहा हूं, अब तक मैंने 3 अनसॉल्व पेपर करा दिया है। आज हमने क्या है, सेट नंबर 1 2025 346 जेएस पेपर को लिया है। इसका फुल सोल्यूशन करेंगे मेरे भाई, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर आपने 3 जो है अनसॉल्व पेपर नहीं सॉल्व किया है 2025 के, तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एक एक वीडियो आपको मिलेगा, उसमें पूरा सोल्यूशन मैंने कराया है। ठीक है मेरे भाई, तो उसको तैयार करो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन कई बार क्या है, रिपीट होते हैं। बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके कई बार मेरे भाई रिपीट होते हैं। इन चीजों का आपको बहुत ध्यान देना है। और नोट्स यानी कि हम लोग कॉपी कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको बताते चलते हैं। कितना आंसर चाहिए, कितना आंसर रिक्वायर होता है, वो भी हम आपको क्या करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस अनसॉल्व पेपर के माध्यम से आपको समझाते चलते रहते हैं मेरे भाई। अब सबसे पहले तो आप क्या कर ले भाई, वीडियो को सब लोगों को पास शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर हैं या जितने भी अनसॉल्व पेपर है वो मैं सब कराने वाला हूं मेरे भाई, सब कराने वाला हूं। तो हमारे पास जो पेपर है वो भैया है 346 जेएस। ये फर्स्ट पेपर है। इससे पहले मैंने तीन अनसॉल्व और 2025 के मैंने करा दिए हैं, और एक 24 का भी कराया है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको ये मिल जाएगा मेरे भैया। तो आइए सीधे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। सबको ये बातें पता है कि भैया 15 मिनट पढ़ने को मिलता है। एक जो है 5 खंड होता है, 5 खंडों में अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले खंड में 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, दूसरे खंड में भी 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तीसरे खंड में भी 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तीसरे खंड में 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जो लास्ट वाला खंड होता है उसमें मेरे भाई 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो हर एक खंड को अपन लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझने वाले। एक एक प्रश्न आप तैयार करो एज इट इज। क्वेश्चन आपके 50% तो रिपीट क्वेश्चन रहते हैं यूपी बोर्ड में। अगर आप 14 मॉडल पेपर, 14 अनसॉल्व पेपर अगर आप कर लेते हैं 2024 के 2025 के, पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, तो मेरे भाई मैं आपसे दावा करता हूं कि 50% क्वेश्चन आपका सेम टू सेम मिल जाएगा। सेम टू सेम मिल जाएगा। इतना आपको करना है मेरे भाई। तो आइए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। खंड वाइज मैंने क्वेश्चन लिया है भाई, खंड वाइज मैंने क्या है, सारा क्वेश्चन लिया है ना, क्रॉप करके मैंने लगा दिया है। एक एक खंड को आराम से हम लोग करेंगे। देखो पहला प्रश्न क्या है, खंड आ क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है। भैया हमसे पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की संचरण दिशा तथा तल के ध्रुवण तल के बीच कोण कितना होता है। तो आपसे यहां गलती हो सकती है अगर आपने इस तरह सोचा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जावक्री लंबवत गति करते हैं। तो लंबवत शब्द से अगर आपने यहाँ पे 90 अंश एंगल मार दिया, ऑप्शन नंबर 3 लगा दिया, तो आपका गलत जवाब हो जाएगा मेरे भाई। आपको मैं बताऊं कि जो संचरण की दिशा है, संचरण की जो दिशा है, ध्रुवण तल पे केवल 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 ध्रुवण तल पर केवल वैद्युत सदिश का कंपन होता है, केवल वैद्युत क्षेत्र का कंपन होता है, चुंबकीय क्षेत्र का कोई कंपन नहीं होता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संचरण की जो दिशा है ध्रुवण तल के समांतर होती है। ध्रुवण तल के समांतर अगर समांतर होती है तो मेरा भाई पहला ऑप्शन आपका सही जवाब, 0 अंश आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही जवाब है। आई होप कि आप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे भाई, जब यम द्रव्यमान, जब यम1 तथा यम2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलेत होकर एम एम नाभिक का द्रव्यमान बनाते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जन होता है। तो इसमें प्रक्रिया में क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे भाई ध्यान से समझो, इस चीज को मैंने बता रखा है आपको कि अगर एक नाभिक है और नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग किया गया, एक बात ध्यान सुनना, बड़ी अच्छी चीज है कि कोई नाभिक है, उस नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का, द्रव्यमानों का योग किया गया तो नाभिक के द्रव्यमान से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब बोलेगा क्यों, क्योंकि क्योंकि
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को योग करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आइंस्टाइन के द्रव्यमान समीकरण से ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों द्रव्यमान का योग नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। और सेम चीजें यहां भी वही काम कर रही हैं कि दो द्रव्यमान m1 व m2 हैं, इनका योग क्या है, नाभिक के द्रव्यमान यम से क्या होगा मेरे भाई, अधिक होगा। तो अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका 2 मेरे भाई सही जवाब है, सही जवाब है। ठीक है, मैं कारण सहित बता रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या है मेरे भाई, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे भाई, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम प्रतिरोध 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं तो प्रतिबाधा कितनी होगी। इसको हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं मेरे भाई। यहां पे ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का अपना क्या है, गा, एक का गया गा है, गा है गा। तो देखो भैया, जो आर है वो पहले डाटा लिख देते, आर कितना है आपका 8 ओम है। आप कह रहे प्रेरकत्व प्रतिघात क्या होता है, एक्स सी सॉरी एक्स एल कितना होता है भैया, कितना दिया गया है आपका, दिया है मेरे भाई 6 ओम। ठीक है सर। अब क्या कह रहा है प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे धात्विक प्रतिघात तो है नहीं, तो भैया यहाँ पे दोनों का मान रख देंगे। कल को अगर दोनों का मान रख देंगे तो आपके चरणों में आपका आंसर आपके स्क्रीन पे आने वाला है। ये 64 हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सरसौ, कितना हो जाएगा अंडर रूट सरसौ, सरसौ सरसौ सरसौ, दिया जाएगा 10 ओम। आपका सही जवाब मेरे भाई कौन है, ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका सही जवाब है। 4 आपका क्या है मेरे भाई, सही जवाब है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन चाहे जितना आता रहे फिर भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा करो। एक एक क्वेश्चन तैयार करोगे ना, तो मैं जैसे मैं कह रहा हूं कि 95 प्लस मार्क आपको फिजिक्स में लाना है, लाना है। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, हर अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा। अभी मैराथन क्लास भी आने वाली है, लेकिन आपको 95 प्लस लाना है, तो लाना है चाहे जो करना पड़े। ठीक है मेरे भाई, आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर घा पे। क्वेश्चन नंबर घा है, क्वेश्चन नंबर घा देखो, घा क्वेश्चन नंबर घा, घा घा घा, एक का घा, एक के घा में क्या है, मात्रक बताना है। हमसे पूछ रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। अब भाई ऐसे डायरेक्टली याद नहीं है, तो हम पता है, हमें पता है कि F बराबर सर होता है फार्मूला, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोगों ने पढ़ा है। और Q1 Q2 बटे आपने बताया है R स्क्वायर। यस सर, एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, तो भैया एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कर लो, मात्रक में 1/4 पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे F R स्क्वायर। अब क्या मात्रक निकाल सकते हैं, यस सर, अब क्या मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं, यस सर यस सर यस सर। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, दो आवेश है तो इसका क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। और फोर्स का मात्रक न्यूटन और दूरी का मीटर, तो न्यूटन, तो कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका भैया मेरे भाई 2 आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका क्या है मेरे भाई, सही जवाब है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं छोटू, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। तो देखो अब आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर क्वेश्चन नंबर है हमारा एक का अंगा, एक के अंगे में कह रहा है या कह रही है, कह रहा है क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है कौन सी, परावैगनिक किरण, एक्स किरणें, गामा किरणें, सूक्ष्म तरंगे। तो भैया हमने आपको चैप्टर नंबर 8 में सिखाया है विद्युत चुंबकीय तरंगों को याद करने का तरीका, क्या कि गाड़ी, एक्स यू वी, इन, माई, रेंज। भैया ये शब्द आपको लिखना नहीं है, आपको वहां पे टिक करना है। ये हमने याद करने का तरीका बताया था, हमने आपको बताया था ये जो क्रम है ना हमारा, ध्यान से सुनना, ये जो हम लोग क्रम बनाए ये बढ़ती तरंग दैर्ध्य का है। तरंग दैर्ध्य आपकी यहाँ पे जो लैम्डा है वो बढ़ती, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, और जो आवृत्ति है वो हमारी क्या होती है, यन, वो है घटती है, जो आवृत्ति है वो घटती है। गाड़ी का मतलब गामा किरण, एक्स का मतलब एक्स किरणें, यू का मतलब अल्ट्रावायलेट परावैगनिक किरणें, वी का मतलब दृश्य प्रकाश है, इन का मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें, माई का मतलब माइक्रोवेव जिसे सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, और आर रेंज का मतलब यहां पर है रेडियो तरंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी तरंग दी गई है हम आपको पहले अंडरलाइन कर देते हैं। पर गाड़ी दी गई, यस ये पहली दी गई है, दूसरी दी गई है, तीसरी भी दी गई है, और ये वाली दी गई, चार, सॉरी इंफ्रारेड नहीं है,
माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। तो किस तरंग की आवृत्ति सबसे कम होगी? तो मैंने कहा जैसे जैसे आगे जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, और तरंग दैर्घ्य जो है क्या, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आवृत्ति घटेगी, लेकिन तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? माइक्रोवेव की। किसकी होगी? माइक्रोवेव की। क्या इसमें ऑप्शन है? यस सर, यस सर, यस सर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, माइक्रोवेव, जिसे सूक्ष्म तरंगे की आवृत्ति क्या होती है सबसे कम, इन चारों में। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है एक का, आपका क्या है? चा, एक का चा। एक के चा में प्रश्न में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई छोटू। यहां पे आपसे कह रहा है कि अन्य चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई परम ताप के साथ किस प्रकार बदलता है। तो भैया चैप्टर नंबर 5 में आपको बताया गया है, आपको सिखाया गया है क्या, कि जो काई होती है, जो हमारी काई होती है, वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अन्य चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है वो उसके परम ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहां से भैया इस तरह से तो ऑप्शन कोई है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, काई, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी इनवर्स हो जाएगा, टी इनवर्स, टी इनवर्स। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है? यस सर, ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका क्या है मेरे भाई? सही जवाब है, सही जवाब है। क्या किसी को कोई चीज की डाउट है इसमें, इस ऑप्शनल क्वेश्चन में? अभी हम जानते हो अनसॉल्व पेपर खत्म करने के बाद कम से कम 100-2 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, अभी छोटे क्वेश्चन भी करवाना है। हालांकि हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कवर करते चलते हैं मेरे भाई, कवर करते चलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ गए भैया। हमारे पास खंड आपका बा है, खंड बा है, यानी सेक्शन बी है। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। ठीक है सर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नाम से ही स्पष्ट है कि पूरी तरह से प्रकाश क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। मतलब जिस माध्यम से प्रकाश जाएगा उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे मेरे भाई, जरा देखिए कि जब किसी माध्यम में, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वहां पर उसका आपतन कोण का जो मान है, वो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण C से अधिक होता है। यस सर, होना चाहिए, तभी होगा परिवर्तन। ठीक है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। मतलब जिस माध्यम से प्रवेश की थी उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को ही क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। पूरी तरह से क्या हो जाएगा, परावर्तन हो गया। तो यहां पे जो अपना आपतन कोण है, अगर मैं बात करूं मेरे भाई, यहाँ पे जो अपना आपतन कोण होता है, यहाँ पे जो आपतन कोण है, कलर चेंज कर देता हूं, यहाँ पे जो अपना आपतन कोण है वो बड़ा होता है किससे? सी से। सी का मतलब क्रांतिक कोण से। क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान अधिक होगा, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये चित्र के माध्यम से आपको मैं समझा दिया। ठीक है मेरे भाई, इतना ही आपको लिखना 1 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, क्या है, समस्थानिक तथा संभारिक नाविकों में अंतर समझाइए। तो एक ही लिखना है उदाहरण, क्योंकि भैया आपका 1 नंबर का है, तो सीधा सीधा लग सकते हो आप, सीधा सीधा कह सकते हो क्या, कि भाई समस्थानिक, पहली बात तो समझ लो समस्थानिक किसे कहते हैं। वे परमाणु जिसमें द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान हो, समस्थानिक होते हैं। असंभारिक जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, उसे क्या बोलते हैं, संभारिक। तो अंतर आप स्पष्ट कर सकते हो, यहां लिख दिया मैंने कि समस्थानिक में या समस्थानिक परमाणु में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु या जबकि संभारिक में परमाणु क्रमांक क्या होता है आपका, समान नहीं होता, मतलब अलग अलग होता है। तो बस एक ही अंतर लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है मेरे भाई, यहां पे आप पढ़ लेते हैं क्या, कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ओमी अनोमी परिपथ, ओमी तथा अनोमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचना है। तो बहुत आसान है भैया, आइए देख लेते हैं। तो भैया ये अनोमी परिपथ है हमारा, सॉरी ये आपका अनोमी परिपथ है, और ये आपका क्या है, ओमी परिपथ है। तो भैया दोनों परिपथ में हमें ग्राफ खींचना है। तो भैया ओमी परिपथ का मतलब होता है ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे, और आई तथा वी के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो, सीधा हो। ठीक है, अनोमी परिपथ है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, आई तथा वी के बीच का ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता, सीधा नहीं होता। तो बस आपको ग्राफ बताना है अनोमी के लिए, ये है आपका ओमी के लिए, और ये है अनोमी के लिए। ग्राफ आपका दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। उस क्वेश्चन का जवाब हो गया, बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
अंगा वाला क्वेश्चन आपका है, सॉरी घा वाला कह रहा है कि किसी चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनावेश है, तो बताइए चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी एवं अधिकता है। अगर कोई धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अगर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। इसको लगा के बताना कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता होगी। तो भाई यहाँ पे कमी होगी, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का घा है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है, आवेश का मान दिया गया है 2.4 × 10⁻19 कूलम। यन पूछ रहा है, भैया यन बराबर सबको पता है क्यों बाई क्या होता है, ई होता है। यस सर। तो 2.4 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा, और बटे 1.6 × 10⁻19 कूलम, सॉरी उसका 18 कूलम शायद दिया है, सॉरी देख लेते हैं। हाँ, इसका मान 2.818 दिया गया है। ठीक है, इसका 18 मान दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पे 18 लिखेंगे, और यहाँ ऊपर भी क्या लिखेंगे मेरे भाई, 18 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से पॉइंट कट जाएगा, तो 24 बटे हो जाएगा 16, और ऊपर जाएगा 19 प्लस में हो जाएगा 18 घट जाएगा तो 10 बचेगा, तो 16 15 में हो जाएगा 240, मतलब 240 लिखा है। तो इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी मेरे भाई, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। यही आपका आंसर है। कमी क्यों होगी, जब धनात्मक आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की उस पर कमी होती है, ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। एक क्वेश्चन इसमें और है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, दो क्वेश्चन। अगला प्रश्न है मेरे भाई आपके सामने, क्या कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के वोल्टेज समीकरण में इतना दिया गया है, और वोल्टेज द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वोल्टेज द्वारा प्रदर्शित होता है टी समय में, समय वोल्टता के बीच उचित पैमाने का पूर्ण चक्र के लिए बनाइए। तो देखो भैया, इसको हम लगा देते हैं यहीं पर, आइए क्वेश्चन में यहीं पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम यहीं पे लगा देते हैं। ये दो का क्या है, दो का अंगा यहीं पे लगा देते हैं। आप देख लीजिएगा भाई, आप तो अलग अलग हेडिंग लगा के लगाएंगे। तो v का जो मान है वो दिया है, कितना दिया है जरा देखो, साइन ओमेगा साइन 40 साइन 100 πt, 40 साइन 100 πt एक जो है समीकरण दिया है। इसके लिए क्या कह रहा है, ग्राफ करना है। कह रहा है टी समय में समय वोल्टता के बीच उचित पैमाने के पूर्ण चक्र के लिए ग्राफ बनाइए। तो भैया कुछ नहीं, ग्राफ बनाना है, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है। पूर्ण चक्र के लिए ग्राफ बनाना है, सीधा सा ऐसा आप बना दीजिए। ये है अप और ये है डाउन। तो आपका यहाँ पे जो समय है वो जीरो, ये जीरो है, यहाँ पे आपका समय कितना है, टी है। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये आपका क्या होता है, मिनिमम वैल्यू, सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस ई होता है, यहाँ पे नीचे आपका माइनस ई, विद्युत वाहक बल या वोल्टेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही करना था, हो गया खत्म। अगली सवाल एक और थी इसी में, यहीं पे सब निपटा देते हैं, क्या मतलब है अलग जाना दूसरे पेज पे, यहीं पे निपटा देते हैं। सवाल अगली वाली क्या है, दो का घा। दो का घा आप अलग अलग से हेडिंग डाल डाल के करेंगे भाई, हम यही निपटा दे रहे हैं। तो देखो दो के घा में क्या दिया गया है जरा देखिएगा। इसको मैं यहाँ पे कर दूं क्या, चलो कोई ना, चलो सवाल में क्या दिया जरा एक बारी के लिए पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के लिए बिंदु पर धारा का मान ज्ञात करना है। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, तो जो हमारा एन दिया है, एन देखो 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 देखो, देखो। हमें आई बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और टी बराबर क्या है हमारा 1 सेकंड है। तो आई बराबर सीधा सीधा हम फार्मूला लगाएंगे NE/T। ठीक है, बस एन का मान कितना है, एन का मान तो दिया है ना, कितना दिया है भाई, 6 × 10⁻15। यहाँ पे एन का मान दे लिख सकते हो ना, 6 × 10⁻15। तो बस यहाँ पे लिख दो, सॉल्व कर दो, बस खत्म। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, टी का मान 1 है, 6 × 10⁻15, और ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। 15 छक्का 16 छक्का 96, और 15 पावर चले जाएगी -4 एम्पियर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर। ये छोटी सी सवाल थी मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग सवालें थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी। ठीक है, चल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सभी प्रश्न, यानी खंड बा भी हमने क्या कर दिया पूरी तरह से मेरे भाई खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। आइए चलते हैं सेक्शन नंबर 3 में। अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 3। सेक्शन सी में पहला प्रश्न क्या है, जरा देखिए कि परमाणु के रदरफोर्ड कमियों को मुख्य क्या है, मुख्य कमियां बताना है। ठीक है, परमाणु रदरफोर्ड के मुख्य कमियां लिखना है। तो भैया आराम से लिख सकते हो, सबको याद भी है, तो मैंने एक बार के लिए लिख दिया है कि परमाणु के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी, पहली कमी क्या है, आपको सबको अच्छे से पता है क्या, कि यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। ये जो मॉडल है ना, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। दूसरा, यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर पाता है। इसको डिटेल में समझना है तो मेरे भाई चैप्टर नंबर आप 12 में जाके पढ़ लीजिए। यहां पर हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं एक एक लाइन को अगर हम समझाएंगे यहाँ पे तो 5-5 10-10 मिनट लग जाएगा, बहुत ही बढ़िया से समझा देंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर दे देना है, बाकी चीजों को समझना है तो चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के वितरण व्यवस्था का समझा नियम नहीं समझा पाता। मतलब ये जो मॉडल है यानी कि परमाणु रदरफोर्ड का, ये इलेक्ट्रॉन का सही वितरण आपको नहीं समझा पाता था कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, वितरण करेंगे, उसकी व्यवस्था को बनाएंगे। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा 3 आप लिख सकते हैं, 3 आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो। 3 प्रमुख कमी लिख दी मैंने, 2 नंबर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं, यदि लेंस की फोकस दूरी f 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण का मार्ग भी दिखाइए। चलिए ठीक है, तो भैया देखो हमने क्वेश्चन में लगा दिया, हालांकि इसको मुझे नहीं लगाना चाहिए था, बस इतना छोटा क्वेश्चन है, फिर भी कोई बात नहीं, छोटे क्वेश्चन हमने लगा दे, पर बड़े क्वेश्चन एक भी नहीं लगाता हूं, आपको उसको लगा के समझाते चलता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी है, 20 सेंटीमीटर प्लस में होती है। अब यहाँ पे एक चीज ये फंस रहा है कि जो वस्तु की जो दूरी दी है वो दर्पण से इस दिशा में है, और वो कह रहा है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से दाईं ओर है इसलिए इसको पॉजिटिव लिया जाए, सॉरी लेंस से दाईं ओर इसलिए इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लिए हैं, पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा क्या होता है भैया, लेंस फार्मूला। ये हमारा क्या होता है, लेंस फार्मूला की 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो u को हम इधर कर देंगे f की ओर, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। दोनों का मान रख दिए 20 और 10 रख दिए, एलसीएम ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 दूना 20, ये हो जाएगा 3/20, और पलट देंगे तो 20/3 भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। 6.66 बार बार आएगा तो 6.7 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं आसानी से, बहुत आसान है। अब उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि किरण मार्ग का जो है मार्ग दर्शाइए। तो देखो प्रकाश किरण यूं आई, ध्यान से देखना, जब प्रकाश किरण ये सीधे आई, यहां पर लेंस से टकराई, ठीक है सर, तो आपको हर एक बच्चे को पता है कि सीधे तो जाएगी नहीं, हर एक बच्चे को पता है कि प्रकाश किरण अगर लेंस पर आ रही है, ठीक है मैं दिखा दे रहा हूं यहां पे, लेंस पर अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो वो सीधे लेंस को पार करके नहीं जाएगी, भाई कुछ अपवर्तन होगा, तो उसमें अपवर्तन नहीं दिखाया है, वही कितना अपवर्तन होगा वही हमें क्या करना है, बताना है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा अपवर्तन हो रहा है कि जब लेंस से टकराएगी तो प्रकाश किरण ऐसे बैंड हो जाएगी, ऐसे क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, थोड़ा और सही से, तो प्रकाश किरण यहां से क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, यहां भी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो इसका जो इमेज है मेरे भाई, इसका जो इमेज है वो यहां पे कहीं बन रहा है, इसका इमेज कहीं यहां पर बनेगा। तो बस चित्र में इतना ही आपको संशोधित करना था। ठीक है मेरे भाई, ओके क्लियर। चल ये भी प्रश्न हो गया। अब प्रश्न आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3 का गा। 3 का गा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अवयव भी दिखाना है। तो आइए समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है हम आपको बता देते हैं, फिर आपको इसको और अच्छे से समझाते हैं। तो भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उसे कहते हैं जो एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जावक्री दोलन करती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसको समझा के और बताते हैं, चित्र बनाने के लिए बोल रहा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस ले लेते हैं, हम यहाँ पे बना देते हैं, एक एक्सेस लेते, ओ माय गॉड
थोड़ा सा मुझे जो है, चलो यहाँ ले लेते हैं एक्सेस, यहाँ ले लेते हैं, चलो इस साइड में ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक्सेस लेते हैं। ओ माय गॉड, एक एक्सेस ये हो गया, ये थोड़ा सा कम ही दिखाएंगे, और ये किरण ये है, ये हमारी तरंग संचरण है, और ये एक्सेस हमारा ये है। ठीक है, इस तरह से हमने 3 एक्सेस दिखा दिए। हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो वाई एक्सेस है उस पर हम वैद्युत क्षेत्र दिखा रहे हैं, और जो जेड एक्सेस है उस पर हम चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहे हैं, बी। तो ये जो है हमारे तरंग संचरण दिशा है, तरंग संचरण, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। ठीक है सर। अब यहां से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ही वैद्युत तरंगे, तो आपको पता है ना वेव्स कैसे चलती हैं, वैद्युत क्षेत्र ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे से, फिर ये ऐसे निकलेगी। ठीक है, ये जैसे देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसकी जो तीव्रता है वो इतनी होगी, यहाँ पे तीव्रता बढ़ गई, फिर यहाँ पे तीव्रता मैक्सिमम हो गई, फिर तीव्रता इसकी घटने लगी, आयाम जिसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे अगर यहाँ देखो, ये फिर बढ़ता है, फिर घटता गया, फिर घटता गया, तीव्रता घटती गई, एकदम घट गई, फिर बढ़ने लगेगी, फिर बढ़ने लगेगी, फिर बढ़ने लगेगी, फिर यहाँ पे पॉइंट पे 0 आ जाएगी। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है सर, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र। सेम जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र कंपन करता है, सेम वैसे ही परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, कंपन करता है। इस तरह से देखना, कुछ इस तरह से ही है, कुछ इस तरह से, इस तरह से कि यहाँ भी अपना जो क्षेत्र है ना, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र आपका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे मैक्सिमम होता है, फिर मिनिमम, फिर मिनिमम, फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर बढ़ गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर घटता जाता है। ऐसे ही क्या होता है, मतलब जिस जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है, उसी उसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी अधिकतम होता है। मतलब दोनों समान कला में तो हैं, कलांतर समान होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं। एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, क्या है, जावक्री, मतलब कि साइन की ग्राफ की तरह चल रहे हैं, इसलिए जावक्री बोलते हैं, लंबवत गति करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ये हमारा देखो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा देखा चुंबकीय क्षेत्र। देखो अब आप देख पा रहे, एक वैद्युत क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र, फिर वैद्युत क्षेत्र, ये लगातार क्रम क्या हो, आगे बढ़ता रहता है। यही हमें अवयव क्या कर खींच के दिखाना था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न था, ये क्या है, एक प्रश्न और है आपके पास, लास्ट क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित करना है, तो परिभाषा नहीं लिखना भाई। आइए यहीं पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं मेरे भाई, एक मैग्नेट लेते हैं। क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं। ये हमने क्या करते हैं, एक मैग्नेट ले लिया। क्या कहते हैं, एक मैग्नेट। अब मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, सबको पता है, ये एस हो गया और ये हो गया एन। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहें, यहाँ पे -m होता है और यहाँ पे +m क्या है, तो ये क्या है, ये है ध्रुव शक्ति, ध्रुव प्रबलता, या इसी को बोलते हैं पोल पावर, ध्रुव शक्ति है। ठीक है भैया। अब इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो हम लेते हैं सुविधा के लिए 2l ले सकते हैं, आप 2a भी ले सकते हैं, 2d भी ले सकते हैं, 2b भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे दूरी ले लीजिए। अब जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों में से, दोनों ध्रुव एक ना जो है, कौन ध्रुव, एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है वही क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको कैपिटल M से लिखते हैं। तो यहां पर तो भैया हमें लिखना है, तो यम बराबर हम कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कि अपना क्या होता है, ध्रुव शक्ति, ध्रुव शक्ति जिसको ध्रुव प्रबलता भी बोलते हैं, इंटू इसका परिमाण लेते हैं, परिमाण इंटू होता है भैया क्या, बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी की, ध्रुवों के बीच की दूरी, बीच की दूरी किसके बीच की ध्रुवों की, वही ध्रुवों की, कितनी है, 2l है। तो यहां पर m इक्वल हो जाता है, ध्रुव शक्ति को हम माइनस में नहीं लेंगे, प्लस में लेंगे, मॉड है चाहे माइनस में ले चाहे प्लस में, इंटू हो जाएगा 2l। तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर 2ml।
यही मेरे भाई आपको क्या करना था, लिखना था, लिखना था, इतना ही आपको लिखना था। या फिर आगे चल के अगर आप आयताकार कुंडली की बात करते हैं, आगे चल के अगर आप आयताकार कुंडली में बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये m बराबर होता है एन आई ए, एन आई ए होता है आगे चल के। ठीक है, तो कोई सा भी दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी आपका मेरे भाई खत्म हो गया। कौन सा प्रश्न था जी, घा वाला। तो आपके सेक्शन सी को भी मैंने पूरी तरह से फिनिश कर दिया। क्या कर दिया, पूरी तरह से हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अब हम सेक्शन सी पे चलेंगे, क्वेश्चन 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। देखिए भैया, अब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र के सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। तो भाई बहुत आसान है। चैप्टर नंबर आप 1 खोलेंगे, चैप्टर 1 मैं आपको बता दे रहा हूं, चैप्टर 1 आप खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे, वन शॉट डेरिवेशन प्लेलिस्ट में जाएंगे। ये डेरिवेशन आपको कराया गया है भाई, तो बार बार कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वहां से एक बार देख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे आपको पता है कि हर डेरिवेशन करूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे जितने भी प्रकार के छोटे प्रश्न हैं और जितने प्रकार के अलग अलग प्रश्न हैं और जितनी प्रकार की सवालें हैं, उन सारी सवालों को क्या करूंगा, कवर करूंगा। जो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत फेमस है, वो बार बार आ रहा है हर अनसॉल्व पेपर, तो बार बार कराना ठीक नहीं है। तो आप, मैं बता देता हूँ कहाँ मिलता है, आप वहां से कर लिया करें। ठीक है मेरे भाई, और ये जो फार्मूला है ये आपका ये आता है, विद्युत जो क्षेत्र है वो आपका ये आएगा। मैं ये भी बता दे रहा हूँ, बेलन, बेलन वाला अगर आपने निगमन किया है तो आपको पता है, ये होता है लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही हमें क्या करना होता है, इस फार्मूले में प्रूफ करना होता है। आराम से मेरे भाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने डेरिवेशन वाली लिस्ट में इसको कराया है। ठीक है मेरे भाई, डेरिवेशन वाली लिस्ट में इसको कराया है। ठीक, आई होप कि आप कर लेंगे। कुछ 4 का आप कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे 4 के खा। 4 का खा क्या है, परावर्ती सूक्ष्मदर्शी, परावर्ती सॉरी परावर्ती दूरदर्शी, नॉट सूक्ष्मदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। ठीक है सर, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसकी हमें क्या करना है मेरे भाई, कार्य विधि भी को भी क्या करना है, स्पष्ट करना है, स्पष्ट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसमें टाइम लगेगा और ये तैयार करना है। ये खगोलीय दूरदर्शी का ही प्रकार है। खगोलीय दूरदर्शी में एक हम अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ते हैं, एक परावर्ती दूरदर्शी। तो परावर्ती परावर्ती जो दूरदर्शी है, ये अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित रूप ही है। एक एक बात बताऊंगा और आपको अच्छे से कराऊंगा। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा क्लियर कम होगा। तो सबसे पहले परावर्ती सूक्ष्मदर्शी किरण आरेख खींचना है। ठीक है, और उससे पहले हम आपको बता दें कि परावर्ती सूक्ष्मदर्शी नहीं, दूरदर्शी क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, परावर्ती दूरदर्शी की सहायता से वस्तु का एक चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब इस दूरदर्शी की सहायता से वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें अभिदर्शक लेंस के स्थान पर, देखो अपवर्ती जो दूरदर्शी होती है इसके पहले पढ़ाई जाती है, अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस लगा होता है। और इसमें क्या होता है, परावर्ती दूरदर्शी में क्या करते हैं हम लोग, इसके स्थान पर अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण लगाते हैं, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये कह क्या रही है कि जो परावर्ती दूरदर्शी है में हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जो अपवर्ती दूरदर्शी होती है, जस्ट इसके पहले पढ़ाई जाती है, वो भी क्वेश्चन मिलेगा कहीं आंसर में, वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है भैया, तो अभिदर्शक लेंस के स्थान पे हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसकी आवर्धन क्षमता कार्यविधि को बताते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से आपको समझना, कार्यविधि पूछा और क्या पूछा हमसे, चित्र। चित्र को बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको मेरे भाई, एक अवतल दर्पण लेना है। ओह बहुत बड़ा हो गया। एक अवतल दर्पण लेते हैं, अच्छा बन जा छोटू।
ठीक है, चलो जो भी बन गया ठीक है ये ठीक। हमारे पास का एक अवतल दर्पण है जिसका बाहरी वाला जो हिस्सा है उसको हम कलाई कर देते हैं, तो ये हमारा कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण। भाई बाहर वाला हिस्सा मैंने क्या कलाई कर दिया, तो ये हो जाएगा का अवतल दर्पण। ये हमारा एक दर्पण है M1 और इसका जो ये वाला भाग है M2। ठीक है सर। हम यहाँ पे एक मुख्य मुख्य अक्ष लेते हैं, क्या लेते हैं? मुख्य अक्ष। क्या लेते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है सर, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई वस्तु है अपनी ए बी, क्या है? ए बी कोई वस्तु यहाँ पर रखी है। ठीक है सर, ओके। फिर इसमें क्या मुख्य अक्ष पर एक काम और किया जाता है, मुख्य अक्ष पर एक काम और किया जाता है, यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर 45 अंश के कोण से, कितना? 45 अंश के कोण से एक अवतल दर्पण रख देते हैं। 45 अंश के कोण बनाते हुए यहाँ पर क्या करते हैं? एक अवतल दर्पण, सॉरी समतल दर्पण रख देते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर 45 अंश के कोण बनाते हुए क्या करते थे? एक समतल दर्पण रख देते हैं। अब यहां से क्या करते हैं? वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर दो किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर क्या करते हैं? दो किरणें छोड़ते हैं। तो दो किरणें छोड़ते हैं, तो एक किरण तो यहां आके टकराती है, एक किरण कहते हैं यहां आके टकराती है ना? थोड़ा चित्र में टाइम लग सकता है मेरे भाई। एक किरण यहां टकराती है, जो दूसरी समांतर किरण आती है वो यहां आके टकराती है। ये हो गई दो समांतर किरणें, क्या होती हैं? दर्पण पर, अवतल दर्पण पे क्या करती हैं? आपतित होती हैं। ये ठीक है। आपतित होने के पश्चात क्या होती हैं? ध्यान से सुनना, यहां पे दोनों किरणें क्या है? आपतित हुई हैं। अब आपतित होने के पश्चात क्या करती हैं? यहां से टकरा के ये ऐसे चली जाती है। ध्यान से देखते रहो, ये टकरा के, अब मैं कलर चेंज करूं? चलो ठीक है, कलर चेंज कर दे रहा हूं, पर आपको एक ही कलर से बनाना। ये टकरा के किरण यहां से जब टकराई तो ये, ओहो, यहां से जब टकराई तो ये ऐसे आई, यहां टकराई, फिर ये वाली तब तक यहां टकराई। अब भाई जितने एंगल से ये आएगी उतने एंगल से इधर चली जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। अगर ये आपकी किरण, ध्यान से देखिए, अगर ये अल्फा कोण बनाते हुए आ रही है तो अल्फा कोण बनाते हुए जाएगी भी। ठीक है सर, ओके, कोई बात नहीं। अब यहां से क्या है? दर्पण पे टकरा रही है, यहाँ पे क्या होगी? दर्पण पे, कौन से दर्पण पे? समतल दर्पण पे टकरा रही है। तो टकराने के बाद क्या होगा? ये रिफ्लेक्शन होगा, तो यहां पर एक नलिका रख देते हैं। यहां पर क्या करते हैं? एक नलिका रख देते हैं। ये यहां पर क्या करते हैं? एक नलिका रख देते हैं, जिसका द्वारक छोटा होता है। इसका द्वारक क्या होता है? छोटा होता है। और यहाँ पे एक लोग देखने वाले होते हैं, आंख होती है यहाँ पे। यहाँ पर एक आंख है, क्या है भाई? आंख है। ठीक है भैया, आइए, इसको हम लोग नेत्रिका भी कहते हैं, नेत्रिका भी कहते हैं, बोलते हैं नेत्रिका। यहाँ पे ये जो लेंस है ये ऐसा होता है। अब इस लेंस का अगर हम मुख्य अक्ष खींचे, तो इस लेंस का मुख्य अक्ष हम अलग कलर से खींच रहे हैं, तो देखो इस लेंस का जो मुख्य अक्ष है, थोड़ा सा बना देते, ये लेंस का क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है सर, ये लेंस का क्या है? मुख्य अक्ष है। अंदर जो यहाँ पे बना है वो आंख है भाई, समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए, ये मुख्य अक्ष है। तो यहां से जब किरण टकराई, तो ये वाली जो किरण टकराई है ना, इसको हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा इधर कर देते हैं ये। ठीक है, ये अब यहाँ पे जो किरण ये टकराई, अब ये टकरा के ऐसे आ रही, जो समतल दर्पण पे, ध्यान से देखिए, ध्यान से, जो समतल दर्पण से टकराई किरण, वो टकरा के ऐसे चली आई, और समतल दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद ये ऐसे चली आई। ठीक है सर, ऐसे आई, समतल दर्पण पे यूं टकराई, यहाँ पे टकराई। ठीक, उसके बाद दूसरी वाली जो किरण है वो भी ऐसे टकराएगी, और इसको काटते हुए, को काटते हुए यहाँ कहीं टकराएगी, मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं,
यही क्या है, ए बी का जो ए और बी है इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश बनेगा। अब जब लेंस के अंदर किरणें जाएंगी, ध्यान से देखना, जब लेंस के अंदर ये किरणें जाएंगी, ध्यान से देखना, लेंस के अंदर जब ये किरणें जाएंगी तो भैया लेंस से क्या होगा, थोड़ा सा इस तरफ चली जाएंगी। लेंस से प्रकाश की किरणें अगर जाएंगी तो लेंस थोड़ा सा ऐसी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएगी, और ये वाली ऐसी हो जाएगी, थोड़ा सा बैंड होगी। अब इन दोनों किरणों को पीछे मिलाया जाए, ये जो ग्रीन कलर की है, को सॉरी ग्रीन नहीं, ये किरणें को देखो लेंस से परिवर्तित थोड़ा सा बैंड होगी। अगर इन किरणों को पीछे मिलाया जाए, इसको अब थोड़ा डैश डैश लेना पड़ेगा, मिलाया जाए तो यहाँ पे देखो ये कहीं ऐसे जाएगी। इस वस्तु को थोड़ा हम इधर कर देते हैं, और है ना, थोड़ा सा वस्तु हमारी कहीं भी ले लो भैया, यहाँ भी वस्तु ले लो। वस्तु हमारी कह रहे हैं ए और बी यहाँ पे थी, चित्र का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा ये। ठीक है, ये हमारी कोई ए बी वस्तु थी। अब ये किरण यहाँ पे गई, अब ये इसको यहाँ पे ले जाएगी, अब ये कहीं मिलाएगी, है ना, कैसे जाएगी। उससे पहले जो इधर वाली किरण है वो हटा दो, फिर से खींच दिया जाए। ये तो अपने टकरा के आई है, तो ये कहीं इसको यहाँ के कट कर रही है, इसको यहीं तो कहीं कट कर रही है, यहाँ पे मान लीजिए कट करेगी। थोड़ा सा हटाते हैं इस वाली को। अब ये जो है अपनी किरण ऐसे गई, ये ऐसे जाएगी, इसको कहीं यहाँ पे काट रही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं काट रही है। अगर हम इसको मिलाएंगे, ध्यान से देखना, इसको अगर हम मिलाते हैं, हम्म, थोड़ा सा गैस हटाओ ये, हटाने के बावजूद भी नहीं हटता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को मिला रहे हैं। अच्छा ये वाली तरंग हट गई, ये वाली हट गई क्या यार, बड़ी समस्या है जी। ये वाली यहाँ पे कहीं इसको काट रही थी, ठीक है। ये चित्र को आप और अच्छे से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तरंगे आपकी क्या है, यहाँ पे जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये आपका ए डबल डैश और ये बी डबल डैश क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है मेरे भाई, बन रहा है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। चित्र आपको ऐसे बनाना है, ये यहाँ से टकराई, है ना, फिर ऐसे गई है। चीजों को बड़े ध्यान से देखना है भाई आपको, ठीक है। तो पहले किरण, पूरी कहानी समझो, पहले किरण क्या हुई कि दो समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, अवतल दर्पण से आपतित होकर परावर्तित होकर समतल दर्पण पर आपतित होती हैं, समतल दर्पण से परावर्तित होकर लेंस पर आपतित होती हैं, नेत्रिका लेंस पर आपतित होती हैं, जिसका द्वारक छोटा होता है और यहाँ पर आंख होती है अंदर, ठीक है, नेत्रिका लेंस। अब यहां से भाई लेंस में जाएंगे तो फिर से थोड़ी सी बैंड हो गई। अब बैंड हो गई तो दोनों को हम पीछे मिला रहे हैं तो कहीं यहां पे मिल रही हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश सोर्स क्या बनेगा, ऊपर बनेगा भाई, ऊपर बनेगा। तो इतना हमें क्या करना है, चित्र मेरे भाई बनाना था, ये क्या है, चित्र बनाना था। तो हमारी वस्तु हम कह देते हैं यहां पर है, ठीक है, कहीं भी रख दो। ये हमारी ए बी वस्तु थी, ठीक। ये आपका संपूर्ण चित्र मेरे भाई बना, संपूर्ण चित्र बना। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया, सिंपल सी बात है भाई, कुछ ज्यादा है नहीं, बस सीधे किरण आई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद समतल दर्पण से टकराई, फिर वहां से बैंड होगी, दोनों एक दूसरे को काटी, जहां पे काट रही हैं, जहां पे दोनों एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर ए डैश बी डैश क्या है, आपका प्रतिबिंब बन रहा है, सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोनों फिर नेत्रिका लेंस से टकराएं, फिर से थोड़ा सा बैंड होंगी और फिर दोनों को पीछे मिलाएंगे, तो जहां पे दोनों एक दूसरे को काटेंगी वहां पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा नहीं, अब इसकी कार्यविधि में हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से लिखने वाले हैं।
अब हम इसकी क्या करेंगे, कार्य विधि आपको लिख के दिखाते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, कार्य विधि हम इसको इसकी तुम्हें लिख कर दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, कार्य विधि। अब इसकी कार्य विधि क्या है जरा समझिएगा। पहली चीज ये क्या है, कार्य विधि जो जो चीजें अभी हमने बनाया है वही चीज मैं डिटेल में लिखने चल रहा हूं नेक्स्ट पेज पर। क्या यही लिख दूं, क्या देखता हूं, कोशिश करता हूं एक बार, अगर ये हट जाए तो, इधर आ जाए तो कुछ हट, हाँ हट तो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, बनाने को मैंने बना ही दिया है आपको, ठीक है। लाइन थोड़ा उधर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिखाऊंगा तो कार्य विधि तुम्हें दिखती रहेगी। यहाँ पे चलो इस पे ऐसे दिखा दो, ठीक है, ये ऐसे बनी है, ठीक। अब यहाँ पे कार्य विधि हम यहीं पे लिख देते हैं इसकी, ताकि हम बता पाए कि क्या कौन चीज हो रही है। कार्य विधि, चित्र हो गया, अब कार्य विधि लिख दो। कार्य विधि में क्या है, जो जो किरणें हुई हैं वही वही हमें क्या करना है, लिखना है। तो कार्य विधि में हम पॉइंट वाइज आपको लिखाएंगे, ताकि हमारा, आपको पता है उद्देश्य कि पॉइंट वाइज लिखाने से चीजें याद भी हो जाती हैं, बढ़िया से क्लियर भी हो जाएंगी आपको। पहला पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये ध्यान से समझ, जहां जहां मैं बोलूं, अब ये जो ए बी वस्तु है ये क्या है, ए बी जो हमारी वस्तु है बहुत दूर स्थित है। क्या है, दूर स्थित है। अब इतनी भी दूर नहीं है कि अनंत पर है। तो ए बी हमारी वस्तु क्या है, दूर स्थित है। दूर स्थित वस्तु से आने वाला प्रकाश, ये जो प्रकाश है हमारा, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो हम सॉरी, ये जो हमारा प्रकाश आया है भाई, ये आपका दूर से आ रहा है, दूर स्थित वस्तु से आया है, ऐसा कह सकते हैं। ये हमारा ये प्रकाश जो है दूर स्थित वस्तु से आया है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे बढ़ा सकते हो, है ना। तो दूर स्थित वस्तु से आने वाला प्रकाश क्या है, समांतर प्रकाश किरणें दूरदर्शी पे प्रवेश करती हैं। क्या करेंगी, दूरदर्शी से प्रवेश करती। अब देखो ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट लिखना, मैं लिखते चल रहा हूं कि दूर स्थित वस्तु से, बहुत जो ए बी वस्तु है, वस्तु से आने वाला, आने वाली, वाली है, आने वाली समांतर, समांतर है ना दोनों, समांतर प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण दर्पण से, कौन से दर्पण, अवतल दर्पण से टकराती हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, देखो आपको दिख भी रहा होगा, दर्पण से टकराई हैं, और टकराने के पश्चात क्या हो रही हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, टकराने के पश्चात क्या हो रहा है, तो ये किरणें, ये किरणें अवतल दर्पण से टकराकर, टकराकर कहां पर जाती हैं, टकराकर समतल दर्पण, यहां से टकराएंगी, परिवर्तित होंगी, टकराकर समतल दर्पण से परावर्तित होती हैं, परावर्तित होती हैं भाई, वहां से टकराया गई, वहां से टकराई, टकराने के बाद यानी परावर्तित होने के बाद टकरा कर समतल दर्पण से परिवर्तित होती हैं, फिर जाके समतल दर्पण से टकराएंगी, फिर वहां से परिवर्तित होती हैं, ये लिख सकते हो, ठीक है। तीसरी बात आप लिख सकते हो, क्या कह सकते हो, जो समतल दर्पण है वो कितने अंश पर झुका है, 45 अंश पर। अब जो समतल दर्पण है, अब समतल दर्पण, दर्पण
से जो प्रकाश किरण, समतल दर्पण इन किरणों को इन किरणों को 90 अंश पर मोड़ देता है। अब जो समतल दर्पण से किरणें टकरा के वापस हुई, ये क्या है, 90 अंश पे इसको क्या करता है, मोड़ देता है। अब ये जो मुड़ी हुई किरणें हैं, ये जो ग्रीन वाली दिख रही है, ये जो ग्रीन आपको दिख रही है ना, ये जो ग्रीन समतल दर्पण से टकरा कर, अब ये कह रहा है चौथे में हम कह सकते हैं ये मुड़ी हुई किरणें, ये मुड़ी हुई किरणें नेत्रिका लेंस में, जो देखो नली बनाया गया है, नेत्रिका लेंस में प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, ठीक है भाई, है ना। वहां से टकराने के बाद मैं नेत्रिका लेंस में प्रवेश कर गई, ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है सर, प्रवेश करती हैं। अब नेत्रिका लेंस में इनका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, देखो बन भी रहा है, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं। तो आइए अगला पॉइंट कहाँ लिखा जाए, यहीं पर आ जाएगा। चलिए यहीं पे देखिए, कोशिश करते हैं, छोटा करें, एक लाइन है ये, तो यहीं पे निपटा दिया जाए। ठीक, तो पांचवा जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि जब ये नेत्रिका लेंस पे प्रवेश करें तो भाई वहां पे इमेज बनेगी। नेत्रिका लेंस यानी नेत्रिका इन किरणों का आभासी, देखो पीछे मिल रहा है ना बड़ा सा, आभासी बड़ा वश से बड़ा है, तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। ये काम करती है कौन, नेत्रिका लेंस, और जिसे आंख से देखा जा सकता है, जिसे आंख से देखा जा सकता। यही मेरे भाई, इतनी आपको क्रियाविधि क्या करना था, लिखना था, इतनी। अब ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था, क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर का था। तो भैया आरेख खींचना था और कार्यविधि लिखना था। अगर आप परिवर्ती सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं ये नहीं लिखोगे चल जाएगा, पर आरेख खींचना है आपको और इसके बारे में लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन टाइम ज्यादा ले लिया ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों को विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। मेरे भाई बहुत आसान प्रश्न है। प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ, अभी पीछे वाले अनसॉल्व पेपर में भी यही सेम क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम। इसीलिए मैं कहता हूं कि अनसॉल्व सॉल्व करोगे भाई तो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा 50 से 60% आप ऐसे ही निकाल दोगे, रिपीटेशन से। भैया तो इसीलिए कहते हैं ना, बार बार रिपीट होता है। तो आप क्या करें मेरे भाई, चैप्टर नंबर 5 से आप इसको पढ़ लें, या फिर आप थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बताया गया है आपको, वहां थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल की एक सीरीज बताई गई, उसमें चैप्टर 5 से आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है घा, 4 का घा, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों की वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। भाई ये भी प्रश्न आपको कराया गया है, हर प्रश्न लगभग रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो ये चैप्टर कहां पढ़ लोगे, चैप्टर 14 पढ़ लो मेरे भाई, आराम से आपको ये वाला लिखाया गया है। लेक्चर दूसरा है आई थिंक, पहले या दूसरे लेक्चर में ये पूरी हेडिंग मिल जाएगा कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालों, अर्धचालकों की व्याख्या पूरा बताया गया है, एज इट इज बताया गया है मेरे भाई। तो आई थिंक लेक्चर नंबर 2 है, तो 14वें चैप्टर में सीरीज आप जाइए, मिल जाएगा आपका, ठीक है भैया। उसके बाद अंगा वाला क्वेश्चन क्या है, स्वप्रेरकत्व से क्या समझते हैं। स्वप्रेरकत्व के लिए हमने बताया था किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पे, किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स ही आपका स्वप्रेरकत्व कहलाता है। तो चलिए एक बार इसको हम यहां पे कर लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्नों उत्तर संख्या है
प्रश्न उत्तर संख्या है आपका 4 का अंगा। स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, क्योंकि कई बार इसको बता रखे हैं हम। स्वप्रेरकत्व गुणांक हो या स्वप्रेरकत्व, तो भैया स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन आप लिखिए। चलिए मैं बोल रहा हूं, देखो सुनिए। किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स ही स्वप्रेरकत्व गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। बस ये इतना काम था। अब हम इसकी सवाल कर लेते हैं, सोल्यूशन लगाते हैं सवाल की। सवाल में क्या क्या दिया है जरा देखिए, कि सवाल भी है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 है, मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर परिवर्तित हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखो, इससे पहले वाला जो हम परावर्ती सूक्ष्मदर्शी वाला क्वेश्चन कराए, परावर्ती दूरदर्शी वाला, वो बड़ा लग रहा था 3 नंबर में, लेकिन ये कितना छोटा है। एक डेफिनेशन लिखना है, सवाल देखो, सवाल कितनी आसान है। स्वप्रेरकत्व यल दिया है 0.4 मिली हेनरी, तो इसको हेनरी में बदलेंगे तो 0.4 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। और समय कितना दिया है, डेल्टा टी 0.1 सेकेंड। और आई कितना दी गई है, धारा डेल्टा आई वो कितनी है, 1 एम्पियर, ये है 1 सेकेंड। प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है भैया, ई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ई का जो है परिमाण क्या है, निकाल लेते हैं। ई बराबर होता है माइनस का एल डी डेल्टा डेल्टा आई बटे डेल्टा टी होता है मेरे भाई। रख दो, परिमाण निकालेंगे तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0.4 × 10⁻³ माइनस क्या होगा, 3, और डेल्टा आई का मान क्या है, 1, और इसका मान कितना है, 0.1। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 गुणे, या तो ऐसे हटाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 4 × 10⁻³ कितना होगा, -3 इलेक्ट्रॉन, ये वोल्ट। यही आपका क्या हो जाएगा मेरा भाई, आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये पूरा सेक्शन ही खत्म हो गया। पूरा सेक्शन क्या कर दिया मैंने, खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरी तरह से खत्म। अब क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 में क्या है जरा देखिएगा, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। 5 में क्या है, सब 3-3 नंबर के हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसको मैंने चैप्टर नंबर कहा, चैप्टर 7 में बहुत अच्छे से कराया है। लास्ट चैप्टर 7 में चले जाएंगे तो लास्ट लेक्चर में ये इसको मैंने कराया है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ भी बनाया है, कार्यविधि भी लिखा है, कार्य सिद्धांत, और कार्य सिद्धांत तो मैं बता भी दे रहा हूं। ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अब ये अन्योन्य प्रेरण क्या है, यही इसका पूरा सिद्धांत बताना है। तो अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो द्वितीय कुंडली में भी धारा के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, जिससे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है भैया, ठीक है। तो बस बाकी ये चैप्टर नंबर 7 में चले जाइए, आराम से आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का खा। अब इसको हमको कराना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट डायरेक्ट नहीं है। प्रश्नों उत्तर संख्या 5 का प्रश्न उत्तर संख्या, ओहो, प्रश्न उत्तर संख्या 5 का खा, ये बताना है। 5 का खा, देखिए भैया इसका जवाब देखिए आप। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है जरा देखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, और प्लेटों के परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। 3 स्टेप में पूछा है, 3 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो, पहली चीज तो हमें क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है भैया, देखो जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब, तो ये होता है C बराबर हम कह सकते हैं A∈0 K/D होता है। ये अपना क्या होता है, फार्मूला होता है, क्योंकि K भी निर्भर कर रहा है। अब यहां पर देखो, पहली चीज क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 चीजें मैं आपको पहले से बता दूं।
नंबर एक, पहली चीज यहाँ पे जो सी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। फिर दूसरी चीज, ये जो सी है ना, सॉरी, ये जो सी है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है। तीसरी चीज, ये जो सी है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d है। क्या ये तीन चीजें आपको क्लियर हो रही हैं मेरे भाई? क्या ये तीन चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? देख पा रहे हैं सूत्र से? सूत्र से मेरे भाई आपको दिख रहा होगा, ठीक है? सूत्र से आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक, कि जो धारिता है किसकी किसके समानुपाती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम पहला प्रश्न लेते हैं आपका। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? आपका पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए। तो देखो, प्लेटों की अगर बीच की दूरी आप दो गुनी करते हैं तो देखो, प्लेटों, यहाँ पे डी क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है। तो जो धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर उसको प्लेटों के बीच की दूरी को दो गुना कर दोगे तो धारिता हमारी क्या कर हो जाएगी? आधी हो जाएगी। भाई एक बटे देखो, अगर 2d करोगे तो 1/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते, एक एक प्रश्न को आराम से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी आधी है ना, दो गुनी, सॉरी, दो गुनी करने पर धारिता आधी रह जाएगी। बोलेगा क्यों? क्योंकि जो प्लेटों के बीच की दूरी है या समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के बीच की दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर लगा दो, बस ऐसे लिखना है बस आपको। अब देखना चाहते तो वहां पे 2d ले लो तो 1/d वही तो होगा ना, सी का c/2 हो जाएगा। फिर क्या है? यदि प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, भैया देखो, क्षेत्र धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती है। धारिता जो है वो क्षेत्रफल के क्या है? समानुपाती है ना। तो धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती है। अगर समानुपाती का मतलब है कि क्षेत्रफल आप अगर आधा करते हो तो प्लेटों के धारिता भी क्या हो जाएगी? आधा हो जाएगी। तो बस लिख दो, बस क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल आधा करने पर धारिता धारिता भी आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती। क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती। आधी हो जाएगी, ठीक। तीसरा प्रश्न आपका यहीं पे लिख लिया जाए। तीसरा क्या है? प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने पर, तो भैया धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। परावैद्युत पदार्थ माध्यम भर देने पर के गुना हो जाती है, जैसे सूत्र में है ना भाई। ये मीडियम के लिए अगर है तो यहाँ पे जो धारिता है, अगर हम माध्यम के लिए कहें इसको, तो भैया ये वाला जो डाटा है, अगवा लिख देते ही छोड़ा, यहां से अगर हम सीएम बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? C × K, यानी कि धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बस सीधा सीधा लिखना है क्या? प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भरने पर धारिता, संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। बस इतना ही आपको आंसर देना था, आंसर देना था, आंसर देना था मेरे भाई, आंसर देना था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 5 का घा। 5 का घा क्या है? कि प्रकाश व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अभिप्राय है?
व्यतिकरण की आवश्यक शर्त, हालांकि इसको मैंने व्यतिकरण की आवश्यक शर्त पीछे वाले क्वेश्चनों में करा चुका हूं, मतलब पीछे वीडियो में। फिलहाल इसको हम पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि व्यतिकरण क्या है। तो भैया व्यतिकरण क्या है, बहुत ही डिटेल में समझना है तो चैप्टर में जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे समझेंगे, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, एक ही आवृत्ति मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान इन तरंगों की परिणामी तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम या अधिक तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम या कम होती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के व्यतिकरण। तो भैया इसमें बताया गया है कि जब एक ही माध्यम हो में दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही आवृत्ति से चलती हैं, तो अध्यारोपण के दौरान जिस बिंदु पर उनकी परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, किसी पर कम होगी, तो जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसको संपोषी व्यतिकरण भी कहते हैं, जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता कम होती है उसको विनाशी व्यतिकरण भी करते हैं। और यही प्रक्रिया आपकी कहलाती है व्यतिकरण कहलाती है। इसमें तरंगे समान कला में चलती हैं, तरंग स्रोत इनका समान होता है, इनका आयाम समान होता है। ठीक है। दूसरा है विवर्तन, इंग्लिश आप लिखते चलेंगे। विवर्तन क्या है, प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध या छिद्र के तीक्ष्ण शार्प तीक्ष्ण किनारों से टकराकर अपने मार्ग में आंशिक रूप से मुड़ जाने की जो प्रक्रिया है, आंशिक रूप से मुड़ जाने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है प्रकाश का विवर्तन। तो ये दोनों को पहले लिखना था, उसके बाद आपसे पूछा है व्यतिकरण का आवश्यक शर्त। तो भाई डेफिनेशन है, किसी तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ जाने का प्रक्रिया है आपकी क्या कहलाती है, विवर्तन, है ना। अब आवश्यक शर्त क्या है कि तरंगों का मतलब इन तरंगों मतलब इसमें ज्यादातर दो तरंगे लेते हैं, तो चाहे आप तरंगों कहें या दो तरंगों कहें, तो तरंगों का क्या कहें व्यतिकरण की आवश्यक शर्त, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि तरंगों का प्रकाश स्रोत अत्यंत निकट होना चाहिए। जो भी तरंगे, दो तरंगे ली गई हैं, उन तरंगों का प्रकाश स्रोत क्या हो, बहुत निकट होना चाहिए। तथा दूसरा कह सकते हैं तरंगों का तरंग दैर्ध्य और आवृत्तियां लगभग दोनों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जो दो तरंगे चलेंगी एक ही आवृत्ति की, उनकी तरंग दैर्ध्य और आवृत्तियां क्या हो, समान होनी चाहिए। और तीसरी चीज, तरंगों का जो आयाम है वो क्या है, सेम होना चाहिए। मतलब जितनी तीव्रता पहली तरंग का होनी चाहिए उतनी ही दूसरी की होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे व्यतिकरण की घटना हो रही है। तीसरी चीज, तरंगों के कलाओं का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे जैसे पहली वाली तरंग चल रही है वैसे वैसे सेम टू सेम दूसरी वाली भी तरंग चलनी चाहिए। इसका मतलब दोनों को कलाओं का अंतर क्या है, समान है, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण की घटना है। तो ये आवश्यक शर्त है व्यतिकरण के लिए। अगर ये चीजें लागू नहीं हो रही है तो वहां पे व्यतिकरण प्रभाषित नहीं किया जा सकता है। आई होप क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब क्वेश्चन नंबर गा है। अब देखो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास क्या है, इधर कहाँ, आगे 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 तो हो गया है। 5 का चल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5 का घा में दो दिया, एक अथवा में भी दिया है। तो भैया व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध प्राप्त कीजिए। तो भैया व्हीट स्टोन की संतुलन अवस्था का निगमन आप आराम से कर सकते हैं भैया, डेरिवेशन की सीरीज में भी मैंने कराया है, वन शॉट डेरिवेशन की सीरीज में, चैप्टर में भी पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाया है भैया, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल में भी इसको मैंने पढ़ाया है। तो आप वहां से इसको मेरे भाई कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। उसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया है, पर न्यूमेरिकल है तो उसको कराऊंगा, न्यूमेरिकल तो मैं कराऊंगा। ये है आपका, एक ही धातु की तीन तारों में लंबाइयां का अनुपात दिया है 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3। इन तारों के प्रतिरोधों का क्या करना है मेरे भाई, अनुपात निकालना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें का एक सवाल और आती है जो 5:3:1 होती है, इसी का उल्टा हमने कराया है अभी डेरिवेशन वाली सीरीज में। आइए हम इस सवाल को करते हैं मेरे भाई आगे। लंबाइयों का जो अनुपात था क्या दिया था, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये बना दीजिए भैया एक लाइन दोनों तरफ, बोर्ड कॉपी में भी आपको ऐसे बनाना रहता है। तो प्रश्न उत्तर नंबर हम कौन सा करने वाले हैं, पहले ये लिख दिया जाए। प्रश्नों उत्तर संख्या 5 का घा का कौन सा क्वेश्चन है, अथवा वाला। ठीक है,
एक बार हमें प्रश्न फिर देखना पड़ेगा भाई। अनुपात क्या दिया है, लंबाइयों का अनुपात 3, 2, 1 और इसका 1, 2, 3, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है कि जो लंबाई है यानी हम पहले L1 अनुपाते L2 अनुपाते L3 मान लेते हैं। वो कितना दिया है, 3:2:1 में दिया है। फिर उसका द्रव्यमान दिया है, इसको M1 अनुपाते M2 अनुपाते M3 अनुपाते क्या दिया है, 2:3 ये दिया गया। ये इतना क्वेश्चन दिया गया। देखो इस तरह के सवाल के लिए मैं एक बार इसको बहुत डिटेल में बताया था। इसमें आपको एक चीज याद रखना है, अगर लंबाई की सवाल आए द्रव्यमान के संबंधित, ये बड़ी फेमस सवाल है भाई, तो इसमें चीजें आप याद ही रखो। बड़ी फेमस सवाल है। मैं निकाल भी सकता हूँ कि डेरिवेशन वाली सीरीज में आप, सॉरी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाली सीरीज में आप चले जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 में मैंने इसको कराया है जो है पूरा डिटेल में। अभी हम क्या करें, आपको एक बात बता रहे हैं कि जब ये लंबाई के 3 अनुपात है, द्रव्यमान का 3 अनुपात है, रेशियो आगे पीछे कुछ भी करे, तो आपको एक चीज याद रखना है, जो हमारा यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है, जो हमारा प्रतिरोध होता है वो लंबाई के स्क्वायर बटे द्रव्यमान का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आप याद रखो जब भी ये सवाल आए। तो ये क्या है, जो हमारा प्रतिरोध होता है लंबाई के वर्ग के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहीं से हम इसका मान आराम से निकाल सकते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे 3 प्रतिरोध लेंगे तो R1 अनुपाते R2 अनुपाते क्या करेंगे R3 बराबर क्या होगा, फिर वही L1 सूत्र बनेगा क्या, L1 स्क्वायर अनुपाते, यही तो बनेगा, अनुपाते क्या होगा L2 स्क्वायर अनुपाते M2, फिर अनुपाते क्या होगा L3 अनु स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है, अनुपाते क्या होगा M3। ऐसे ही तो अनुपात में निकलेगा भाई, एक प्रतिरोध का मान इतना है तो तीनों का अनुपात, हम प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है तो तीनों का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो बस मेरे भाई आपको मान रखना है। L1 का मान कितना है, देखो 3 है, ये L1 का है, ये L2 है, ये L3 है, तो L1 का मान 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और M1 का मान कितना है, 1 है, ऊपर देख पा रहे हैं ना अनुपात में, अनुपाते L2 का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे बटे M1 का मान 2 है। फिर अनुपाते L3 का मान कितना है, देखो L3 का मान 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 है, और M3 का मान कितना है 3 है। तो ये हो जाएगा 9:1 हो जाएगा, अनुपाते क्या हो जाएगा 4, अनुपाते क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, अनुपाते क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9:1 अनुपाते 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अनुपाते 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 बटे 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 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 अनुपाते 9 त्रिक हो जाएगा 27, 3 दूना हो जाएगा 6 अनुपाते 3, 3 हट जाएगा मतलब 3, 1 1 हो जाएगा। ये यही मेरा भाई क्या है R1 अनुपाते R2, यही क्या है R3 अनुपाते, यही आपका आंसर है। एक सवाल इसमें 5:3:1 की आती है, तो सेम ऐसी ही करना है मेरे सोटू, मेरे सोटू। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, ये चीजें भी आप याद रखो, ये चीजें आप भी याद रखो कैसे आया है, इसके लिए आप परेशान ना हो। तो बाकी अगर आपको परेशान होना है तो जो है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 में चले जाओ, ये सवाल का प्रोसेस पूरा बताया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए लास्ट प्रश्न है इसमें 5 में, क्या है कि परस्पर संपर्क में रखे दो समतल लेंसों की संयोजन फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। भैया चैप्टर 9 में चले जाइए, वन शॉट डेरिवेशन, इसमें वन शॉट डेरिवेशन की सीरीज खोलिए, आपको ये मिल जाएगा सेम टू सेम, यही शब्द का यही क्वेश्चन ही मिलेगा। क्या इसमें सिद्ध करना था, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अगर आपको कहीं नहीं मिलेगा तो अब इससे तो पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आप मेरे भाई कर ले, बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक, तो 5 के सारे क्वेश्चन हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। डेरिवेशन वाले आप कर लीजिए, क्योंकि 2-2 बार पढ़ा चुका हूं, तो भाई परेशान टाइम नहीं खराब करेंगे, क्योंकि आपको रिवाइज पर जो मैं कहता हूं उसको एक बार रिवाइज कर लिया करो भाई, है नहीं कि हाँ कर लेंगे, नहीं कर लिया करो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर कार्यविधि को समझाइए। मेरे भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 14 में चले जाओ। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का पूरा चैप्टर यही पूरा पढ़ाएगा, यही पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को कैसे प्रयुक्त करते हैं, सरल परिपथ बना के कार्यविधि, बहुत अच्छे से मैंने कार्यविधि लगाई है, बताइए। आप वहां से इसको कर लीजिए, ठीक है भैया, कर लेना तो कमेंट करना यस सर मैंने कर लिया है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अथवा इसको करो, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसके प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों के बारे में, संरचना के बारे में लिखिए। तो भैया चैप्टर आप पढ़ लिया, कौन सा चैप्टर आप पढ़ लेंगे, परमाणु वाला, यानी 12 वाला चैप्टर। पहले दिन के लेक्चर में अल्फा कणों के प्रकीर्णन का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है, परमाणु नाभिक के बारे की संरचना के बारे में भी बताया गया है। मेरे भाई आराम से कर सकते हो, थ्योरी वाले क्वेश्चन है, आराम से। मैं चैप्टर भी बता दे रहा हूँ कि कहाँ कराया, ऐसा नहीं कि मैंने कराया नहीं, मैं कराया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कर लीजिए। यह तो 6 वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, हम चलेंगे 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, फिर से डेरिवेशन आया, क्या है, परिनालिका क्या है। तो भैया एक आदर्श परिनालिका हम उसे कहते हैं जिसकी लंबाई की तुलना में उसकी त्रिज्या क्या हो, नगण्य हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका कहते हैं, ठीक है। और लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन वन शॉट डेरिवेशन में जाएं, वन शॉट डेरिवेशन प्लेलिस्ट में जाएं और चैप्टर 4 में जाएं। ये पूरा क्वेश्चन आपको कराया गया है, पूरा क्वेश्चन आपको कराया गया, सेम यही क्वेश्चन एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से। अब उसके बाद इसमें सवाल है, तो सवाल तो हम लोग भाई करेंगे ही, सवाल को तो कोई नहीं छोड़ना है, क्योंकि जानते हो डेरिवेशन हर एक बच्चा कोशिश करके तैयार कर लेता है, सवालों में फंसता है, ठीक है। तो एक प्रकाश विद्युत तल कार्यफलन दिया गया इतना, और इस पर इतनी हर्ट्ज आवृत्ति प्रकाश आपतित हो रहा है, फोटॉन के इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग ज्ञात करना है। ये सवाल को भी मैंने कराया है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल में, चौथे चैप्टर में, और सॉरी 12वें में, पर सवाल तो हम करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 का अथवा, ठीक है सर। क्या है, कार्यफलन दिया है, कितना दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम पहले ऊर्जा में बदल लेते हैं, 4 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कर देंगे, सुलचक 64 हो जाएगा, गुणे 10 के घाते माइनस 19, ये हो जाएगा जूल में कर दिए। आवृत्ति दी गई है न्यू, आवृत्ति दी गई है क्या, न्यू, ठीक है सर। 3 गुणे 10 के घाते कितने दी गई है, 15 हर्ट्ज, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर, बहुत ही बढ़िया सर, एकदम परफेक्ट है। हमसे क्या पूछ रहा है, वेग पूछ, अधिकतम वेग वी मैक्स पूछ रहा है। तो भाई अधिकतम वेग कब निकलेगा, जब हम क्या कर पाए, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपको पता है क्या निकालना पड़ेगा, वेग निकालना पड़ेगा। विदाउट वेग का ये होगा नहीं, विदाउट वेग के ये सवाल होगी नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वेग निकालना पड़ेगा। और वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, देखो सूत्र हमें पता है, सूत्र हम लोग अच्छे से जानते हैं इसका। तो देखो E बराबर होता है आइंस्टाइन का द्रव्यमान समीकरण डब्ल्यू प्लस के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, क्या ठीक है। अब इसको कैसे करें, के निकालना है, तो के को हम करते हैं एक तरफ, ई माइनस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ई माइनस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। थोड़ी सी सवाल कैलकुलेशन में लंबी है भैया, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा जी, क्या करना पड़ेगा जी, देखना पड़ेगा, और पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखो भैया, तो यहाँ पे ये हम इसका मान तो दिया, इसका मान एच न्यू होता है, तरंग दैर्ध्य भी नहीं दिया है भैया, कैसे किया जाए बाबा, कैसे किया जाए। हमने वेग डायरेक्ट वेलोसिटी का फार्मूला निकाल लूं क्या, वेलोसिटी का डायरेक्ट फार्मूला निकाल लूं क्या, यम द्रव्यमान पता है, एच एच का मान पता है, एच न्यू, कैसे किया जाए बोलो, कैसे किया जाए।
बोलो कैसे किया जाए। अब यहाँ पे तो हमने के तो निकालना है, के निकाल लेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर से वेग निकाल लेंगे। अगर वेग को हम थोड़ा सा इसको सूत्र बनाते हैं इस सवाल का भैया, 1/2 mv स्क्वायर अगर हम करें तो ये हो जाएगा एच न्यू हमारा, ये हो जाएगा। तो ये तो हमारा डब्ल्यू दिया गया है, क्या ही मतलब है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। एच न्यू गड़बड़ कर रहा है, तरंग दैर्ध्य दी नहीं गई है, एच न्यू गड़बड़ कर रहा है। एच न्यू, न्यू को एस सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, लेमडा नहीं दिया गया है। अच्छा ठीक है, ओ माय गॉड सही तो है, आवृत्ति दी गई, ओके कोई ना। तो यहाँ पे के बराबर हो जाएगा एच इंटू न्यू, और ये इसका मान तो दिया गया है ना, इसका मान तो दिया है, कितना कितना 6.4 इंटू 10 टू द पावर मैंने कितना निकाला है, -19 कूलम। ठीक है भाई, मैं कहाँ गड़बड़ा रहा था, फटाक से सवाल करो, खत्म। चलिए चलिए चलिए, आवृत्ति तो दी गई है, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा अपना के बराबर एच का मान 6.6 इंटू 10 टू द पावर रखो आप 34 जूल। सबको पता है ये मान दिया रहता है, चिंता नहीं करना है। और न्यू का मान दिया है कितना, न्यू का मान कितना है, 3 × 10⁻15 माइनस, और डब्ल्यू का मान यानी कार्यफलन 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -19। तो पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देते हैं मेरे भाई, क्या करेंगे, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 1.98, बस इतना ही, तीन ही अंक तक ले रहे हैं, ठीक है। और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 है, 5 लिख उठा है, 15 है भैया, 34 में 15 चला जाएगा, कितना बचेगा 19, तो ये हो जाएगा 19, इधर 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 है, कि हमारा निकलने के लिए तैयार है। कि हमारा निकलने के लिए क्या है मेरे भैया, तैयार है कि नहीं तैयार है, यस तैयार है, तैयार है, तैयार है। माइनस कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बोल था ना, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो माइनस से आ रहा है यार, ये कैसे माइनस में क्यों आएगा जी, 4 इलेक्ट्रॉन बोल तो है एनर्जी, कार्यफलन ज्यादा है। सब सही है, लेकिन कार्यफलन तो माइनस में आ जा रहा है, छत्र कथा। ना ना, हम कहीं गलती कर रहे हैं, हम ही कहीं गलती कर रहे हैं, हम ही कहीं गलती कर रहे हैं। ये काम करते हैं, इसको ऐसे करते देखो, हाँ ये जो 6.6 है ना, इसमें मल्टीप्लाई आपने जब 3 से किया होगा तो ये 19 पॉइंट आ रहा है, यही तो गड़बड़ हो रहा है, ये आ जाएगा 19.98। वही तो कह रहा हूँ गड़बड़ कहाँ, और 19.8, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, 19.8 आएगा गुणा करने पे। तो बस मेरे भाई अब कुछ करना ही नहीं है आपको, माइनस कर दो। अब माइनस कर देना है आपको, सीधे सीधे क्या कर देना है, -19 पॉइंट क्या है, 8 माइनस कर दो आप, कितना 6.4 हो गया, जो भी 13 दशमलव आ जाएगा। काइनेटिक जो एनर्जी है 13 दशमलव आपकी आ जाएगी 4 × 10⁻19, क्या जूल आ गई, जूल आ गई, ये आ गई क्या एनर्जी हमारी, क्या आ गई जूल में। अब हम निकाल सकते हैं, मेरे पास मेरे भाई क्या एनर्जी आ गई है, अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, बस नाउ, अब चूंकि के बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, मैक्सिमम कह रहा है तो वी मैक्स लिख देंगे, बस छोटा सा प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी मैक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2k/m, बस मान भरो। 2k का मान कितना है, 13.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अरे भगवान, देखा गुड़ा भैया हर राज्य हर, तो गुणा उड़ा यहाँ पे करना है, ये तो आप स्वयं कर लोगे, फिलहाल मैं कर दे रहा हूं। पहले तो क्या करना है, पहले तो 2 से गुणा कर दो उसमें, 4×2 = 8, 13×2 = 26, 26.8/9.1, गुणे 10 के घाते यहाँ पर है 19, ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, 26.8 में मेरे भाई जब आप भाग कर देंगे कितने से, 9.1 से, तो यह आ जाएगा 2.94, बहुत ज्यादा नहीं ले रहे, 10 टू द पावर कितना हो गया, 31 में से 19 चला गया,
कितना हो जाएगा 12 प्लस का 12 वी मैक्स आ गया, वी मैक्स स्क्वायर। तो मैक्स बराबर कहेंगे तो इधर रूट लग जाएगा भैया, रूट 2.94 इंटू 10 टू द पावर 12, 12 तो बाहर चला जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है मेरे भैया, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है भाई, ये भी सही है। अंडर रूट टू, अंडर रूट क्या है 2 पॉइंट, ओ माय गॉड 2.94 का निकाल लो वर्गमूल, आ जाएगा 1.71 गुणे 10 के घाते 6 वी मैक्स। ये आपकी क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये यही आपकी क्या होगी आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर, यही हमारा क्या है वेलोसिटी है। ये 5 नंबर की सवाल आई है आती रहेगी। अब हम मेरे भाई क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं। जब दो क्रासित पोलोराइड के बीच एक तीसरा पोलोराइड घुमाया जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता होने वाले तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आप कर लेंगे मेरे भाई, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आप मेरे भाई कर लेंगे। हम लोग सीधा करेंगे सवाल, क्या करेंगे सवाल, नीचे वाली अथवा वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं भैया, ठीक है। 8 का अथवा, 8 का अथवा वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो भैया अच्छी सवाल है ये सवाल क्या है मेरे भाई, अच्छी सवाल, क्या क्या दिया है देखो जरा एक बार पढ़ लो। 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेन से जोड़ना है। लैंप को श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आवश्यक संधारित्र की धारिता यानी यहाँ पे सी क्वेश्चन मार्क है, क्या क्या दिया है पहले लिख दो, सी अपना क्या है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है 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 ठीक है। P1 दिया है, 2 दिया है ना, अच्छा पी ही दिया है, P1 नहीं लिखेंगे। पी दिया है आपका कितना 50 वाट, जो जो लिखा है पहले लिख लो। वोल्टेज V1 कह सकते हैं कितना है 100 वोल्ट है। V2 कितना है 200 वोल्ट है। जो जो दिया है उसको पहले आप लिख दीजिए। और हर्ट्ज आवृत्ति कितनी दी गई है, आवृत्ति को एफ से लिखते हैं, यहाँ पे एफ लिख दे रहे हैं, कितने 50 हर्ट्ज। क्या पूछा है लैंप में, सी का मान पूछ रहा है, सी का मान कैसे निकलेगा भैया, कैसे निकलेगा, सी का मान पूछ रहा है कि आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आवश्यक संधारित्र की धारिता श्रेणी क्रम में जुड़ी हो, सी नहीं धारती प्रतिघात पूछ रहा है इसमें तो भैया, सी ए पूछ रहा है, सी ए पूछ रहा है, सी ही पूछ रहा है। तो देखिए क्या क्या किया जाए। सवाल तो भाई अच्छी है, अब आपको समझ में आ रहा है कि 5 नंबर में सवालें हैं तो अच्छी सवाल ही होती हैं। हम यहीं से सब सोल्यूशन ऐसे लगाते चलेंगे, ठीक है भैया। सोल्यूशन यहीं से बगल में लगते चलेगा आपका। हाँ भाई, अब यहाँ पे देखो सवाल में पहले क्या क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है सर, 2 विभव दिया है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक बात तो हमें यहाँ से पता है कि आर बराबर क्या होता है V²/P। तो V का मान कौन सा हम लेंगे भाई, 2 विभव है तो पहले विभव को यूज करेंगे। पहला कितना है 100, तो 100 × 100 हो जाएगा, 2 बार लिख सकते हैं। और ये P का मान कितना है 50, ये हो जाएगा कट जाएगा 2, ये हो जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा 200 ओम। एक डाटा तो हमारे पास आ गया, R बराबर 200 ओम। ठीक है सर, कुछ बात यहाँ से धारा भी हम निकाल सकते हैं। तो I बराबर अगर हम कहेंगे तो P/V होता है। I बराबर हम क्या लगा सकते हैं P/V, P का मान 50 है और V का मान वही 100 लेंगे क्योंकि अभी पहली ही बात चल रही है। 1/2 आएगा मतलब 0.5 एम्पियर धारा आ गई। ठीक है सर, 2 चीज निकाल ली। क्या कह रहा है कि 50 हर्ट्ज के विद्युत मेन से जोड़ने पर सी का मान सी 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 निकालना है। तो हम प्रतिबाधा निकाल लें, प्रतिबाधा तो हमें दिया गया है मेरी अम, तो देखो यहां से हम क्या करते हैं Z निकालते हैं पहले। तो Z बराबर क्या होता है, जब परिपथ में संधारित्र लगा हो और
प्रतिरोध होती, यही तो है, संधारित्र प्रतिरोध दिया गया है। तो ये फार्मूला होता है अपना क्या, आर स्क्वायर एक्स प्लस 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 एक्स सी का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं भैया, कैसे कहेंगे बोलो, कैसे कहेंगे। सी का मान फ्रिक्वेंसी भी दी गई है, स्क्वायर कर दो तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो एक्स सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, क्या इसका मान पता है, यस रखो। क्या इसका मान पता है, एक्स सी का मान निकलेगा, धारिता आ जाएगी। एक्स सी का मान निकलेगा तो धारिता आ जाएगी। सवाल बढ़िया है। जेड का मान कैसे निकालोगे, अब बताओ। जेड का मान कैसे निकालोगे, जी भलो जी भलो जी भलो जी भलो जी। जेड का मान कैसे निकालोगे, बताइए 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 बताइए। जेड का मान 400, वी बाई आई लिख दूं, वी बाई आई लिख दूं, बोलो बोलो बोलो। वी बाई आई से जेड का मान निकाल लेते हैं, लेकिन वी बाई आई कहाँ है, वी कितना है, वी 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 200 है। हाँ, तो मेन से जोड़ रहे हैं, ठीक है। जेड बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं वी बाई आई, वी बाई आई का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेन से जब जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये है प्रतिबाधा काम करेगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का प्रतिरोध यही तो होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा का फॉर्मूला यही होता है भैया, यही। v का मान कितना है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, v का मान बोलो, v का मान कितना है, 200 कहाँ गया, 200 है। बड़ी खतरनाक कहानी है। ठीक है, 200, 200 बटे इसका मान कितना है, धारा का मान 1/2, 1/2 धारा का मान है ना। एक मिनट यार, ऐसे छोड़ो, धारा का मान 0.5 है, 0.5 का होल स्क्वायर माइनस आर का मान कितना है, आर का मान तो पता है भैया 200 है, नहीं निकाले हैं, कितना है 200, हाँ 200 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/10, 10 ऊपर का 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी 400, 400 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 200 का स्क्वायर, यही तो होगा। अरे समझे, 5/10 ऊपर चला जाएगा तो 5 चौक 20 कह देंगे, 4 दशमलव चला गया ऊपर, ठीक है, तो 500। अब यहाँ पे क्या करना है, जी 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 जी, 4 चौक 16 कॉमन के लिए, क्या, चलो 4 चौक 16, सौ यहाँ तो चाहे आप 100 कॉमन कर ले, यहाँ 100 तो कॉमन है, 100 कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बचेगा 100, 16 माइनस 4 बराबर 12, यानी कि 1200 की 12,000। 100 कॉमन करे ना तो स्क्वायर करे ना, 100 कैसे कॉमन हुई, स्क्वायर कॉमन, 4 0 1000, 10,000 कॉमन हुई, 10,000 कॉमन होगा भाई। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, इसी तगड़ी तगड़ी सवाल देता है, बच्चों कैसे लगेंगे बताइए साहब। यहाँ तो आधे टीचर करा ही नहीं रहे हैं, कैसे होगा बच्चों का। हम तो पूरी सवाल कराएंगे चाहे जो हो जाए, एक एक सवाल चुन चुन के लगाएंगे। वो 100 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, 100, अरे 100 का स्क्वायर लिख दिए तो ज्यादा। यहाँ पे देखो, दोनों में 2 जीरो है तो 100 कॉमन कर लो, 100 स्क्वायर कर लो बाहर कॉमन, इसका हो जाएगा 10,000, और ये हो जाएगा 16 में 4 गए 12, 12,000, ये एक्स सी का स्क्वायर आ गया। अरे बाप रे, तो एक्स सी कितना आएगा, √12, 40 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अरे बाप रे, ओह माय गॉड। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 100 और 4×3 12, इसको लिख सकते हैं 100 यानी 2√3। तो देखा ना, 4×3 12 हो जी, अब 12, 12 और 100 हम भी, ठीक है 10,000, ठीक। इसको ऐसा लिखता है, ये हमारा एक्स सी आ गया, अरे बाप रे एक्स सी आ गया। हमें क्या निकलना था, धारिता। अब सी बराबर हमें पता है, बाप रे एक्स सी बराबर
वो पता है एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। लेकिन यहां से 1/ओमेगा का मान दिया नहीं, तो 2 पाई एफ सी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी सवाल है। 2 पाई एफ सी लिखेंगे। अब यहां से सी का मान निकलेगा, तो सी बराबर हम कहेंगे 1/2 पाई एफ एक्स सी। सारा मान अब भरोगे मेरे भाई, तब आंसर आएगा। इतनी धाकड़ धाकड़ सवाल जब आपका मिल जाए तो का हो ही आप लोग। बताइए, बताइए कैसे होगा आप लोग का भाई, जब इतनी धाकड़ धाकड़ सवालें आपको मिल जाएंगी। मतलब मेरे को लगता नहीं कि कोई करा रहा है कि नहीं करा रहा है यूट्यूब पे इसको। अब यहाँ पे देखो, बस सब मान मान रखो बस। अब सुना है तुम्हारा गुणा भाग बहुत तेज है। 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 50। इसका मान कितना है, 100 2√3। इतना खतरनाक डाटा है यार, इतना खतरनाक डाटा क्यों दे दिया रे पगला। सी बराबर हो जाएगा, देखो 1 0 3 0 ऊपर चला जाए, 3 3 0 ऊपर चला जाए, यानी 1000 ऊपर हमने कर दिया। नीचे 2 दूना 4, 4 × 3.14 × 5√3, इतना बचाए। ठीक, 2 दूना 4 कर दिए। ठीक, 5 अब 5 चौक 20, 20। अरे यार सरल तो है, तो यहाँ एक लाइन और कही देते ही ये हो जाएगा 5 चौक 20। ये 5 चौक 20, 1 0 से 1 0 ऊपर कट जाएगा, तो 1000। 100 क्या हो जाएगा, नीचे रुक जाएगा, उधर ही चला जाए, क्या मतलब है, यहाँ परेशान होते हैं। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 1 0 से 1 0 ऊपर कट जाएगा, ऊपर होगा 100। तो इसको हम यहीं पे कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 5 चौक 20, यानी 2 × 3.14, 3.14 और √3। √3 का मान आप लिख सकते हैं, फिर दूसरी को काट दो, ये हो जाएगा 50 कर दो। नीचे आप कर सकते हो 50/3.14 गुणे √372। अब इसको आप सोल्यूशन लगाएंगे मेरे भाई, तो आप आंसर इसका बताना, ठीक है। दोनों का गुणा करके भाग कर देना आंसर, और आंसर कितना आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसर जो इसका आएगा वो आंसर इतना आएगा आपका 9.2 माइक्रोफैरड में आएगा। ठीक है, पावर ओवर कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सब देख लीजिएगा एक बारी के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैंने एकदम परफेक्ट किया है, कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। आपका सब आ जाएगा, आप भाग करेंगे नीचे वाले से ऊपर आ जाएगा, पावर इधर कर लें, माइक्रोफैरड आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सवाल भी हमारी क्या हुई मेरे भाई, कंप्लीट हुई। ये इतना आप कर दीजिए, यही आंसर है, इसको आप गुणा करके आप मिला लीजिए, आपका 100% सही रहेगा। ठीक है भैया, ठीक। लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या इसमें 2 क्वेश्चन था, मैंने किया था कि नहीं किया था, हाँ हो गया। लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास मेरे भाई है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 9 नंबर में, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की अवधारणा से क्या समझते हैं। ठीक है, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का गतिज ऊर्जा के संबंध में सूत्र स्थापित कीजिए। भैया तो चैप्टर में मैंने इसको कराया है, चैप्टर में पढ़ लीजिए, चाहे वन शॉट डेरिवेशन में, वन शॉट डेरिवेशन के चैप्टर नंबर 10 किसमें है, 11 में, चैप्टर नंबर 11 में आपको ये पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, यही कराया। उसके नीचे हमारे पास क्या है, सवाल है, मैं उसको करा देता हूं। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, 9 का अथवा, 9 का अथवा, अथवा यही प्रश्न हम कर लेंगे, हमारी क्लास हो जाएगी खत्म मेरे भाई, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें भी एक डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे, वो डेफिनेशन मैंने कई बार बता दी है, एक बार मैं बोल दूंगा, आराम से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कह रहा है कि वंदन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। मैं पूरी चीज एक एक बात आपको बढ़िया से बोल दे रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। और आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चैप्टर नंबर 12 में ये चीजें आपको बहुत डिटेल में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा,
तो देखो भाई ध्यान से सुनना, लिख सकते हो आप, पिछले क्लास में भी ये चीज आई थी तो मैंने वहां बताया था। नाभिक की बंधन ऊर्जा कह सकते हो नाभिक के निर्माण के दौरान होने वाली द्रव्यमान क्षति। नाभिक के निर्माण के दौरान होने वाली जो द्रव्यमान क्षति है, डेल्टा एम, द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम कहते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो नाभिक को बांधे रखती है, जो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, नाभिक को बांधे रखती है। तो इसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा। इसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक की बंधन ऊर्जा। और नाभिक की जो बंधन ऊर्जा का जो सूत्र है हम लिख देते हैं, डेल्टा ई बी बराबर होता है आपका, होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी करना है तो इसको और भी कर देना है। तो बाकी यहाँ पे डेल्टा वी बराबर आप लिख सकते, डेल्टा ई बराबर आप लिख सकते हो क्या? द्रव्यमान क्षति बराबर क्या होता है? द्रव्यमान क्षति बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, ये द्रव्यमान क्षति का फार्मूला है। एम एन माइनस नाभिक का द्रव्यमान इंटू क्या होता है? इंटू सी स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा इसका। पहले आपको क्या करना है मेरे भाई? डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन लिख के ये लिखना है। अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप एनर्जी को चाहते हैं तो आप इसी में क्या कर देंगे? कुछ नहीं, आप इसी में जेड जो एम पी ए माइनस जेड है, न्यूट्रॉन की संख्या है ना, एम एन माइनस नाभिक का द्रव्यमान इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये आपका सवाल आ जाएगा भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या फिर इसको आप छोटा सा लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, ये पूरा डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये क्या आ जाएगी? द्रव्यमान क्षति आपकी आएगी। तो एक बारी ध्यान से सुन लो, द्रव्यमान क्षति की डेफिनेशन और बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है? नाभिक के निर्माण के दौरान होने वाली द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो नाभिक को बांधे रखती है, और इसीलिए इस नाभिक को कहते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद आपको ये लिख देना है। फिर हम क्या करेंगे इसमें? सवाल क्या है? यदि एक नाभिक की संलयन प्रक्रिया में नाभिक का द्रव्यमान 0.3% है, नाभिक का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 0.3% है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में संलयन की कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो आइए सवाल को साइड में लगा लेते हैं। तो भैया क्या क्या दे रखा है आप देख सकते हो कि एनर्जी हमसे पूछा है डेल्टा ई क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर। द्रव्यमान क्षति कितना दिया गया है? द्रव्यमान क्षति कितनी दी गई? 0.3% है। इसको हम चेंज कर लें भाई, तो 0.3/100 हो जाएगा। इसका मतलब दशमलव डेल्टा एम और 3/100 यानी कि 3 × 10 के घाते क्या लिख सकते हैं? -3 लिख सकते हैं। 100 ऊपर जाएगा -2, दशमलव भी हटा देंगे तो -3 हो जाएगा, किलोग्राम हो गया। द्रव्यमान क्षति आ गई। फिर क्या कह रहा है? एनर्जी निकालना है तो भैया आसान है, डेल्टा ई बी बराबर, बंधन ऊर्जा निकालो या एनर्जी निकालो, ठीक है। डेल्टा एम इंटू क्या होता है? सी स्क्वायर। डेल्टा एम का मान 3 × 10 के घाते -3, और सी का मान प्रकाश की चाल सबको पता है, 3 × 10 के घाते कितना हो जाए? 8 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 × 10 के घाते -3 हो जाएगा। वर्ग करेंगे 9 × 10 के घाते 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 9 × 27 × 10 के घाते -3 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना जी? 13 हो जाएगा। 13 क्या? जूल हो जाएगा, जूल। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.7 × 10 के घाते 14 जूल। ये हो जाएगा आपका एक आंसर। ये किस में आंसर आया? ये किस में आंसर आया मेरे भाई? जूल में आया। अगर आपसे एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे, यहां तो कोई पूछ ही नहीं है, तो आप एनर्जी चाहे जूल में निकाल दो चाहे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए पूछी जाए तो डेल्टा ई जो है, अभी अभी मैंने बताया, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देंगे, ये लास्ट वाला। तो भैया यहाँ द्रव्यमान 3 × 10 के घाते -3 है, 931 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 931 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 27 9 3 × 10 के घाते -3। अब बहुत करे 0.3 अंक तक ला लिया, 3 अंक तक दशमलव होगा, 2.793 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगी आपकी एनर्जी।
देखो कितनी छोटी सी सवाल थी। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में आते हैं जो आपको टाइम वेस्ट करेंगे, मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल, एक दो सवाल तो ऐसा रहेगा ही बोर्ड में जो थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा टॉप टॉप क्लास का कह सकते हो क्वेश्चन, जैसे अभी पीछे वाला था, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी कर देता है, तो इस तरह से एक आध दो क्वेश्चन तो आने ही पड़ेंगे, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को मेरे भाई अच्छे से हम लोग को करना पड़ता है। आई होप कि आप क्लियर है। तो मेरे भाई ये अनसॉल्व पेपर मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अनसॉल्व पेपर लेके आएंगे, केमिस्ट्री का लेके आएंगे, केमिस्ट्री का लेके आएंगे, केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी। तो वीडियो कैसा लगेगा मेरे भाई जरूर बताया करो, जैसे वीडियो आपका खत्म होता है तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें कि सर हाँ वीडियो कैसे लगा, बताया करें। ठीक है भैया, आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।